नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से आपको दिखा देते हैं। पहले सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। देश में कोरोना वैक्सीनेशन की तारीख आ ही गई। पीएम मोदी ने देश को खुशखबरी दी है कि 16 जनवरी से देश में वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो जाएगी, यानी वैक्सीन लगाई जाने लगेगी, जिसकी तैयारी पहले ही पूरी हो चुकी है। आज हम आपको बताएंगे कि ये वैक्सीन आप कैसे लगवा सकते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा विश्लेषण बंगाल में बीजेपी वर्सेस टीएमसी पर आधारित है। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल दौरे पर थे, जहां उन्होंने ममता बनर्जी को सियासी तौर पर कंगाल करने के लक्ष्य के साथ एक मुट्ठी चावल अभियान की शुरुआत की है। वही हार बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, और अगर हार ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की है तो उसके खिलाड़ी से लेकर दर्शक तक बदतमीजी पर उतर आते हैं। आज सिडनी टेस्ट के तीसरे दिन भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह पर ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों ने नस्लीय टिप्पणियां की, जिसको लेकर विवाद हो गया है। ये तमाम खबरें आप तक विस्तार से पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत उस एक तारीख की कर लेते हैं जिसका इंतजार पूरा देश बेहद बेसब्री बेताबी के साथ कर रहा था। 16 जनवरी 2021 ये भारत में कोरोना के खिलाफ वैक्सीन डे की तारीख है। सरकार ने आज शनिवार के दिन ऐलान कर दिया है कि अगले शनिवार से देश में वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत हो जाएगी। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को यह खुशखबरी दी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि भारत कोविड-19 से लड़ाई में 16 जनवरी को एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाने जा रहा है। इस दिन से नेशनल लेवल पर वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होगा। इसमें हमारे बहादुर डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, सफाई कर्मचारियों सहित सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्राथमिकता दी जाएगी। तारीख का ऐलान करने से पहले पीएम मोदी ने आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वैक्सीनेशन की तैयारियों के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी की। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला भी सोच समझ कर लिया गया, क्योंकि लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू जैसे त्योहार 15 जनवरी तक निपट जाएंगे, जिसके बाद देश कोरोना के खिलाफ अपनी आखिरी लड़ाई की शुरुआत करेगा, जिसकी तैयारी भी पूरी हो चुकी है। देश में 2 वैक्सीन को मंजूरी दी जा चुकी है और वैक्सीनेशन के पूर्वाभ्यास के लिए अब तक 2 बार देशव्यापी ड्राई रन भी किए जा चुके हैं। और अब तारीख भी आ गई है, यानी भारत में अब दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जिसका देश कर रहा था बेसब्री से इंतजार। तैयारियां परखी जा चुकी थी, वैक्सीन को मंजूरी दी जा चुकी थी। Vaccines of Messrs Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation. इंतजार था तो बस एक चीज का। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। आज वो तारीख भी मिल गई, और वो तारीख है 16 जनवरी 2021, जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होगी, क्योंकि इस तारीख से भारत दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत और कोरोना के अंत का शंखनाद करेगा। अब बस कुछ ही दिनों में वैक्सीन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, और जिस दिन का सबको इंतजार था वो है 16 जनवरी, जब भारत में टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो कुल मिलाकर 16 तारीख वैक्सीनेशन की इस तारीख का, जिसका देश बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आपको बता दें, चरणबद्ध तरीके से पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा, जिसके लिए बाकायदा ड्राई रन भी अलग अलग राज्यों में चला है। इसको लेकर समीक्षा बैठक जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स, जिनकी तादाद तकरीबन 1 करोड़ बताई जा रही है, उनको लगेगा। उसके बाद आपको बता दें 2 करोड़ जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको दी जाएगी वैक्सीन, और उसके बाद 50 साल से ऊपर के लोगों की बारी आएगी, और फिर 50 साल से भीतर उन लोगों की बारी आएगी जो गंभीर रूप से किसी बीमारी से पीड़ित हैं। पूरी रिपोर्ट इस पूरी प्रक्रिया को लेकर क्या कहती है, अब वो देखिए। सिर्फ तारीख का इंतजार था, वो भी आ ही गई। ये पहले ही तय हो चुका था कि वैक्सीनेशन के पहले चरण में 30 करोड़ भारतीयों को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिन्हें 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। पहला ग्रुप होगा हेल्थ केयर वर्कर्स का। इसमें स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े 1 करोड़ कर्मचारी शामिल होंगे। दूसरा ग्रुप होगा फ्रंट लाइन वर्कर्स का। इसमें केंद्र और राज्यों के पुलिस, अर्धसैनिक बलों, आपातकालीन सेवाओं से जुड़े कर्मचारी और निगम कर्मचारियों समेत 2 करोड़ लोग शामिल होंगे। और तीसरा ग्रुप होगा
50 वर्ष से अधिक उम्र वाले नागरिक और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 50 वर्ष से कम उम्र के लोग, जिनकी संख्या है 27 करोड़, जिन्हें संक्रमण का खतरा ज्यादा है। इसमें प्राथमिकता कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं वैसे बुजुर्ग लोगों को दी जाएगी। कोरोना की वैक्सीन पहले किसे और कैसे मिलेगी, इसकी प्लानिंग के साथ साथ वैक्सीन की डिलीवरी और स्टोरेज की तैयारी भी पूरी हो चुकी है, जिसके लिए कुल 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं, 240 वॉक इन कूलर, 70 वॉक इन फ्रीजर, 45,000 रेफ्रिजरेटर, 41,000 डीप फ्रीजर और 3,000 सोलर रेफ्रिजरेटर के साथ तैयारी पूरी हो चुकी है। वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एयर ट्रांसपोर्ट का सहायता लेकर प्राइमरी वैक्सीन स्टोर जो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चलाए जाते हैं, संचालित किए जाते हैं, जिनको GMSD डिपोज कहते हैं, ऐसे 4 बड़े डिपो हैं। एक करनाल में है, एक मुंबई में है, एक चेन्नई में है और एक कोलकाता में है। तो इन 4 बड़े डिपोज पर वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एयर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से वैक्सीन सप्लाई करते हैं। वहां से 2 रास्ते हैं, एक है कि रेफ्रिजरेटेड या इंसुलेटेड वैन्स के माध्यम से स्टेट वैक्सीन स्टोर्स में वैक्सीन पहुंचे। स्टेट वैक्सीन स्टोर कुल 37 हैं, तो 37 और 4 GMSD यानी 41 ऐसे कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं जहां बल्क वैक्सीन पहुंचती है वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के यहां से। तैयारी पूरी है और इस तैयारी को एक नहीं बल्कि 2 बार परखा जा चुका है। देशव्यापी ड्राई रन चलाकर, जिसमें वैक्सीन को छोड़कर बाकी सारी चीजें और व्यवस्था बिल्कुल असली थी, और अब 16 जनवरी से वैक्सीन भी असली होगी। लेकिन वैक्सीन कौन सी होगी, इस पर सस्पेंस है। दरअसल देश में 2 वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। पहली कोविशील्ड, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है, और दूसरी कोवैक्सीन, जो हैदराबाद की भारत बायोटेक लैब में तैयार हुई है। कोवैक्सीन पूरी तरह स्वदेशी वैक्सीन है, लेकिन इसको लेकर विवाद है, क्योंकि इसके ट्रायल के नतीजे आने से पहले ही इसे मंजूरी दी गई है। यानी दोनों वैक्सीन साथ लगेंगी या सिर्फ अभी कोविशील्ड लगेगी, ये तय नहीं है। वैसे तय तो अभी वैक्सीन का रेट भी नहीं है, लेकिन पीएम मोदी कह चुके हैं कि रेट जो भी होगा आम आदमी पर ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा। केंद्र सरकार इस बारे में राज्य सरकारों के साथ बात कर रही है। वैक्सीन की कीमत को लेकर फैसला जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किया जाएगा। तो कीमत की चिंता छोड़ दीजिए, कौन सी वैक्सीन लगेगी ये भी मत सोचिए, बस खुश हो जाइए कि वैक्सीन लगेगी और कोई नानुकुर नहीं चलेगी, सबको लगवानी ही पड़ेगी। जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए सब थे बेकरार, वैक्सीन वो आ गई, सबको लगनी है और सबको लगवाना है, कोई छूटे ना कोई भी रह जाना है, समझे। 16 जनवरी, इस तारीख को अपने दिलो दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी कहा, ये वो तारीख है जब भारत में सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम का शुभारंभ होगा, जिसे पूरी दुनिया देखेगी। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपको ये वैक्सीन कब और कैसे लगेगी। वैक्सीन लगवाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो इसकी जानकारी भी हम आपको विस्तार से दे देते हैं, ताकि आप किसी भी तरह के कंफ्यूजन में ना रहें। पहले चरण में डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल स्टाफ और दूसरे हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगेगी। इसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स का नंबर आएगा। इनका डेटा सरकार के पास पहले से उपलब्ध है, इसीलिए इन्हें खुद को रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद प्रायोरिटी ग्रुप के 50 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों और गंभीर रूप से बीमार लोगों को टीका लगवाने के लिए खुद को रजिस्टर्ड करवाना होगा। इसके लिए कोविन, COWIN, कोविन नाम का ऐप बनाया गया है। लेकिन आपको यह बात ध्यान रखनी है कि अभी ये ऐप लॉन्च नहीं हुआ है। लॉन्च होने के बाद आपको ये ऐप डाउनलोड करना होगा या फिर कोविन पोर्टल पर जाना होगा। ऐप आने के बाद आप खुद को सेल्फ रजिस्टर करा सकते हैं। वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना ब्यौरा भरना होगा, फोटो अपलोड करनी होगी और फोटो वाला कोई पहचान पत्र अपलोड कर देना होगा। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा जो आपके रजिस्ट्रेशन को कंफर्म करेगा।
इसके बाद वैक्सीन की पहली डोज के लिए वैक्सीनेशन सेंटर का नाम, दिन और समय की जानकारी आपको एसएमएस से मिलेगी। पहली डोज के बाद दूसरी डोज की जानकारी भी इसी तरह से एसएमएस से आपको मिल जाएगी। बिना फोटो आईडी के रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी और पैन कार्ड में से कोई एक डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। इसके अलावा पासपोर्ट, जॉब कार्ड, पेंशन डॉक्यूमेंट, मनरेगा कार्ड, बैंक, पोस्ट ऑफिस की पासबुक को भी आप रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन अभी ओपन नहीं हुआ है और इसके लिए अभी आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद जब वैक्सीनेशन के लिए आपको मैसेज मिल जाएगा और जब आप निर्धारित समय पर वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचेंगे तो वहां पर आपकी फोटो आईडी की जांच होगी। फिर आपको वेटिंग रूम में ले जाया जाएगा। वेटिंग रूम में आपकी जानकारियों का मिलान होगा। फिर आपको वैक्सीनेशन रूम में टीका लगवाने के लिए जाना होगा। टीका लगने पर आपको एक और मैसेज मिलेगा। इसके बाद 30 मिनट तक ऑब्जर्वेशन रूम में आपको रहना होगा। 28 दिन के बाद आपके पास तीसरा एसएमएस आएगा जिसमें आपको वैक्सीन के दूसरे डोज के लिए बुलाया जाएगा। जब दूसरा डोज लग जाएगा और 14 दिन बाद आपके शरीर में एंटीबॉडी बन जाएगी, आपकी जांच होगी, तो आपको चौथा एसएमएस आएगा और आपका वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा। तो वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया तो आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि वैक्सीन फ्री में लगेगी या फिर आपको पैसे देने होंगे। तो अभी इस सवाल का साफ साफ जवाब मिलना बाकी है। लेकिन शुरुआत में 3 करोड़ हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी। बाकी 27 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीन पर फैसला बाद में लिया जाएगा। लेकिन सभी को वैक्सीन मुफ्त नहीं लगाई जाएगी, ये बात खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बोल चुके हैं। तो अब सवाल यह है कि वैक्सीन फ्री नहीं मिलेगी तो कितने में मिलेगी? इसको लेकर सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक ने कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं की है, लेकिन जानकारी के मुताबिक प्राइवेट क्लिनिक में कोविशील्ड की 2 डोज की कीमत 2000 रुपए तक होगी, लेकिन कोवैक्सीन इससे बेहद सस्ती हो सकती है, जिसकी कीमत 100 रुपए से भी कम रह सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंट दे चुके हैं कि वैक्सीन फ्री में तो नहीं लगाई जाएगी, लेकिन वैक्सीन तक सबकी पहुंच हो, ये बात भी पूरी तरह से सुनिश्चित की जाएगी। जानकार मानते हैं कि केंद्र सरकार शुरुआत में फ्री वैक्सीनेशन के जरिए कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन देगी। उसके बाद आम जनता के लिए सब्सिडी रेट पर वैक्सीन की कीमत तय कर सकती है। हालांकि राज्य सरकार चाहे तो लोगों को अपने खर्च पर फ्री वैक्सीन मुहैया करवा सकती है। हालांकि अभी तक ना तो केंद्र सरकार और ना किसी राज्य सरकार ने इसको लेकर कोई भी फैसला किया है, सिवाय दिल्ली को छोड़कर, जहां सभी को वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी। और बिहार में बीजेपी ने वादा किया था कि अगर वो जीती तो सबको वैक्सीन फ्री में लगाई जाएगी। तो ये तो बात हो गई वैक्सीन, उसकी पूरी प्रक्रिया, किस चरणबद्ध तरीके से आपको लगाया जाएगा और उसका मूल्य क्या होगा। 16 तारीख, इस तारीख को आप दिमाग में रखिए। आगे बढ़ते हुए अब चलिए आपको खबरों का लेंस बंगाल की राजनीति पर डालते हुए दिखाते हैं। बीजेपी के मिशन बंगाल में आज पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नया दांव चला है। नड्डा ने आज बर्धमान से बीजेपी के एक मुट्ठी चावल अभियान की शुरुआत की है। बंगाल के 73 लाख किसानों के घरों तक जाकर बीजेपी के कार्यकर्ता एक एक मुट्ठी चावल जुटाएंगे। 24 जनवरी के बाद 31 जनवरी तक जमा हुए चावल से गरीबों के लिए 1 हफ्ते तक खिचड़ी पकाई जाएगी। यानी बीजेपी ने ऐसा चुनावी कार्यक्रम बनाया है जिससे बंगाल में बीजेपी के लिए वोटों की खिचड़ी पक सके। ये रिपोर्ट देखिए। ये बंगाल का चुनावी रंग है और इस रंग में बीजेपी पूरी तरह से सराबोर भी है। दीदी ने बाहरी का दांव चला तो बीजेपी ने बांग्ला परंपरा से तार जोड़ने शुरू कर दिए। इसमें परंपरा वाले ढोल नगाड़े भी हैं। बीजेपी का मंदिर मार्ग भी है। आम बंगाली मानुष से जुड़ने वाली रणनीति भी है। बीजेपी संकल्प से सिद्धि के लक्ष्य को पाने में जुटी है। बंगाल में 200 प्लस के मिशन का फॉर्मूला जमीन पर उतारा जा चुका है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने काफिले पर हमले के करीब 1 महीने बाद दीदी के गढ़ में चुनौती देने पहुंचे और एक मुट्ठी चावल अभियान की शुरुआत की।
इस अभियान के तहत बीजेपी 73 लाख किसानों से एक मुट्ठी चावल मांग रही है। भिक्षाटन की शुरुआत धान का कटोरा कहे जाने वाले मशहूर वर्धमान से की गई। जेपी नड्डा ने बैक टू बैक 5 किसानों के घर जाकर एक मुट्ठी चावल मांगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस समय पश्चिम बंगाल में जगह जगह यानी कि 5 घरों में जाकर पहले तो चावल ले रहे हैं और उसके बाद एक मुट्ठी चावल के साथ किसानों के साथ एक साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी ये बखूबी जानती है कि बंगाल को अगर जीतना है तो 74 लाख से अधिक किसानों को एक साथ लाना होगा और इन सब के बीच में जब पार्टी के कार्यकर्ता और उनके खुद के आला अध्यक्ष सब एक साथ आ रहे हैं तो उस बीच में एक और जहां पर्ची लगा रहे हैं कि यहाँ पर वो आए थे और उसके साथ साथ कि इस घर से इस मकान से उन्होंने चावल लिया है और उसके साथ इस चावल के साथ वो एक मुट्ठी चावल लेकर जा रहे हैं। पूरे बंगाल में 48,000 गांव तक संपर्क साधा जाएगा। बीजेपी के कार्यकर्ता 23 जिलों के 73 लाख किसानों से एक मुट्ठी चावल मांगेंगे। रणनीति यह है कि बीजेपी कार्यकर्ता हर दरवाजे पर जाएंगे। खुद जेपी नड्डा से इसकी शुरुआत हुई। किसान के घर पहुंचे, केले के पत्ते पर भोजन किया। एक मुट्ठी चावल जो मैंने किसानों से दान लिया है और आगे जाकर के गांव में भी मैं उनसे दान लेने वाला हूं। इस तरीके से आज से लेकर के 24 तारीख तक हमारे कार्यकर्ता 40,000 ग्राम सभाओं में जाकर किसानों से अन्न लेंगे और सौगंध दुर्गा मां की खाएंगे कि उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ेगा। इकट्ठा किए गए चावल से किसानों के लिए 24 से 31 जनवरी तक खिचड़ी बनाई जाएगी। यानी बीजेपी एक तीर से 2 निशाने साध रही है। एक तो आम लोगों से सीधे कनेक्ट होने की पुरानी परंपरा, तो दूसरी दिल्ली में बैठे किसानों को संदेश। जेपी नड्डा ने ताल ठोकी, अब बंगाल में किसानों को उनकी सरकार सम्मान निधि देगी। आज सुना है कि ममता जी ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि किसान सम्मान निधि में हम जुड़ना चाहते हैं। ममता जी, अब जब हम कृषक सुरक्षा अभियान शुरू कर चुके हैं तो अब आपके चिट्ठी की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम यहाँ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लगाएंगे। अब जब जमीन बंगाल की अपने नीचे से ममता जी की खिसक गई है तो अब उनको किसानों की याद आई। मित्रों, अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ममता का नारा है माँ माटी मानुष। बीजेपी इन तीनों की काट निकालने की लड़ाई लड़ रही है। मकसद आम बंगालियों के दिलों को जीतना है और किसानों को भरोसे में लेना भी। लेकिन ममता के सिपह सालार ने जवाबी हमले में बीजेपी को आईना दिखाया। दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसानों की तरफ इशारा किया, सवाल पूछे, बंगाल के किसानों की याद तो ठीक है, लेकिन सरकार के मंत्री जहां विराजते हैं वहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर बैठे किसानों की बात क्यों नहीं सुनी जा रही? दिल्लीर दिके ताकिए देखुन, সেখানে তো একটুখানি সময় লাগে, 40-45 মিনিট সময় লাগে সেই কৃষকদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে তাদের কথা শুনতে, কিন্তু সেই শোনার সময় তাদের হয়নি। এখানে ঘোরাফেরার সময়টা বার করে নিয়েছেন। जेपी नड्डा के दौरे में वर्धमान की सड़क पर शक्ति प्रदर्शन का जिक्र भी जरूरी है। सड़कों पर नड्डा के रोड शो के दौरान खासी भीड़ नजर आई। सब कुछ पार्टी के रंग में रंगा था। ये रोड शो न सिर्फ ममता को ताकत का प्रदर्शन है, बल्कि आम लोगों के बीच ये संदेश देना भी है कि बीजेपी ममता के गढ़ में जोरदार सियासी लड़ाई लड़ रही है। इस सियासी दांव के पीछे बीजेपी की आक्रामक प्रचार शैली की सधी हुई रणनीति है। मकसद ये संदेश देना है कि आगामी चुनाव की लड़ाई सीधे सीधे टीएमसी बनाम बीजेपी के बीच है, ताकि ममता विरोधी वोट का बंटवारा न हो और वो सीधे उसके खाते में आए। वर्धमान से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ खबरदार में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के बाद आपको बंगाल विजय के मिशन पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाने वाले हैं, जो कर रहा है आपका इंतजार। आप देख रहे हैं खबरदार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जब आज बंगाल के दौरे पर आए तो उन्होंने एक बार फिर से ममता सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की।
उन्होंने आरोप लगाया है कि ममता ने बंगाल के किसानों की आवाज दबाने की कोशिश की है। नड्डा के मुताबिक बंगाल में अब ममता राज के दिन पूरे हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा करने वाले नड्डा ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सुनिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 2021 के पहले बंगाल के दौरे पर हैं। 1 दिवसीय दौरा होगा, लेकिन संदेश बहुत बड़ा देने का प्रयास, जहां एक और किसानों के साथ मिलने के लिए, किसानों के साथ खाना और बाकी कई चीजें। क्या है संदेश देने का प्रयास? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के लिए जो काम किया है और जो योजनाएं लेकर के आए, फिर चाहे वो नीम कोटेड यूरिया हो, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, फिर चाहे वो लागत का 1.5 गुना MSP देने का सवाल हो, फिर चाहे ईच ड्रॉप मोर क्रॉप का इरिगेशन का विषय हो, सभी विषयों में और कुल मिलाकर के 6 गुना एग्रीकल्चर का बजट बढ़ाया। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता जी ने वो एक उदासीन रवैया अपनाया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लागू नहीं की, रजिस्ट्रेशन नहीं किया, रजिस्ट्रेशन की संख्या नहीं बताई। लगभग 76 लाख किसान ऐसे बताए जाते हैं जिनको किसान सम्मान निधि मिलना था। तो इसलिए हम लोगों ने किसान सुरक्षा अभियान, कृषि सुरक्षा अभियान, ये इसकी आज शुरुआत की है। हर गांव में 40,000 ग्राम सभाएं हैं वेस्ट बंगाल में। सभी ग्राम सभा में हम जाएंगे और हम किसानों से अन्न इकट्ठा करेंगे और उसके साथ साथ हम सौगंध लेंगे, हमारे कार्यकर्ता, और एक समर्पण के साथ कि हमारी सरकार जब आती है तो हम किसानों को यहाँ न्याय दिलाएंगे, किसान सम्मान निधि दिलाएंगे, तो फसल बीमा योजना ठीक से लागू हो इसकी कोशिश करेंगे और साथ ही साथ किसान को उपज का सही दाम मिल सके, इन सब चीज़ों को करेंगे। और इसीलिए मैं भी आज यहाँ इसकी शुरुआत मैंने की और मैं 4 घरों में गया हूँ और मैंने किसानों से अन्न भी इकट्ठा किया है। बाद में कृषि भोज भी हम करेंगे 27 से लेकर के 30 जनवरी तक, जिसमें किसानों के साथ हम संकल्प लेंगे कि हमारी सरकार आती है तो सारे न्याय संगत तरीके से किसानों को हम यहाँ पर न्याय दिलाएंगे। नड्डा जी, केंद्र में आपकी सरकार है, किसान वहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस भी उसका एक हिस्सा है, क्या कहेंगे? मैं जो इनको यहाँ करना चाहिए था वो दिल्ली जाकर के कर रहे हैं, ये इनका विरोधाभास है। पहली बात, जो इनको किसानों को यहाँ न्याय दिलाना चाहिए था वो दिलाया नहीं और ये वहाँ जाकर के आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी बात, किसानों की जो डिमांड्स हैं उसके प्रति भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बहुत ही संवेदनशील है। क्लॉज बाय क्लॉज हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं और उनकी कोई जेन्युइन समस्याएं हैं तो उसको हम सॉल्व करने के लिए भी तैयार हैं और उसके लिए वार्ता चल रही है। बंगाल में राजनीतिक हिंसा जिस तरह से, आपको लगता है कि निष्पक्ष चुनाव, मतदान हो पाएंगे? हम प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ना जानते हैं, प्रजातांत्रिक तरीके से लोगों की आवाज़ को बुलंद करना भी जानते हैं। ममता जी क्या हैं? इमरजेंसी का विरोध भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है, धरती पर शिकस्त दी है और बीजेपी ने नहीं, जनता पार्टी ने नहीं, जनसंघ ने नहीं, लोगों ने शिकस्त दी है। तो लोगों की आवाज़ को उठाना भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है और मैं ये महसूस करता हूँ कि पिछली बार जब मैं आया था पिछले महीने, तब का बंगाल और 1 महीने बाद का बंगाल, ज़मीन आसमान का अंतर मुझे इसी 1 महीने में दिख रहा है। आज की सभा, आज का रिस्पांस इस बात को बताता है। उस समय लोग सोच रहे थे, उस समय लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे। आज लोग बाहर सड़कों पर आकर स्वागत के साथ साथ मन बना चुके हैं। ममता को उखाड़ फेंकना है, भारतीय जनता पार्टी को लाना है। विश्वास और उसके साथ साथ ये आने वाले दिनों में चुनौतियों का सामना करना बीजेपी के लिए अपने आप में चुनौतीपूर्ण होगा। कैमरा पर्सन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कटवा, बर्दवान, आज तक। पश्चिम बंगाल में आज बीजेपी ताकत दिखा रही थी तो दिल्ली में सूबे के गवर्नर जगदीप धनखड़ फूलों का गुलदस्ता लेकर गृह मंत्री अमित शाह के पास पहुंचे थे। माना जा रहा है इस मुलाकात के दौरान राज्य की कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा समेत आगामी विधानसभा चुनावों पर बातचीत की गई है। लेकिन इस मुलाकात के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने पश्चिम बंगाल को लेकर बड़ा बयान दिया। राज्यपाल ने कहा कि सुरक्षा के लिहाज से पश्चिम बंगाल खतरे में है, यहां अलकायदा फैल रहा है। धनखड़ ने बोला कि यहां अवैध बम बनाने का काम चल रहा है। सिक्योरिटी एनवायरनमेंट कितना खतरे में है ये सार्वजनिक है। अलकायदा ने पांव पसार लिए हैं,
इलीगल बॉम्ब मेकिंग इज रैम्पेंट। बॉम्ब्स की वजह से कितने लोग आहत हुए हैं। नियाटी का बॉम्ब ब्लास्ट कितना खतरनाक रहा है। हर सप्ताह मेरे पास खबर आती है कि इलीगल बॉम्ब एक्सप्लोजन की वजह से ये लोग मर गए। तो मैं जानना चाहता हूं कि इनका काम क्या है, ये कर क्या रहे हैं। अब राज्यपाल के इस बयान के बाद आगे क्या होता है, इस पर रहेगी हमारी नजर। आगे बढ़ते हुए कुछ और बड़ी खबरें आप तक पहुंचाते हैं। ऑस्ट्रेलिया को अपनी हार बर्दाश्त नहीं होती, फिर चाहे ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम हो या ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट फैंस। ये बात एक बार फिर से साबित हो गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के दौरान एक शर्मनाक घटना हुई है। खबर यह है कि टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज पर क्रिकेट ग्राउंड में बैठे कुछ दर्शकों ने नस्लीय टिप्पणियां की। यह विवाद अब लगातार तूल पकड़ता हुआ चला जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। Every time there's a roller used. जिस सिडनी ग्राउंड पर पहले वनडे से पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ी नंगे पैर मैदान में पहुंचकर नस्लवाद के खिलाफ खड़े होने की प्रतिबद्धता जता रहे थे और ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान को समर्थन दिया था, उसी सिडनी ग्राउंड पर आज तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारतीय खिलाड़ियों पर नस्ल भेदी टिप्पणियां की गईं, वो भी ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों द्वारा। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज नस्लीय टिप्पणियों के शिकार हुए। नशे में धुत कुछ दर्शकों ने मोहम्मद सिराज को भद्दी गालियां दी। ये उस वक्त हुआ जब सिराज फाइन लेग बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे। उसी दौरान कुछ ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों ने सिराज को नस्लीय कमेंट किए। खबर तो ये भी है कि सिराज और बुमराह को पिछले 2 दिनों से नशे में धुत दर्शक गालियां दे रहे थे। एक सेक्शन ऑफ सपोर्टर्स जो कंप्लीटली ड्रंक थे, वो अल्कोहल पिए हुए थे और उसके बाद उन्होंने लगातार मोहम्मद सिराज पे रेशियल अब्यूज कॉन्स्टेंटली किए जा रहे थे एंड एट नो पॉइंट इन टाइम डिड दे इवन स्टॉप। As I said, उनको मंकी कहा जा रहा था, उनका पेरेंटेज क्वेश्चन किया जा रहा था, उनको और भी कुछ नाम जो मैं टेलीविजन में नहीं बोल सकता पुकारा जा रहा था। ऑस्ट्रेलिया के दर्शकों की इस बदतमीजी को बीसीसीआई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद बुमराह और सिराज ने सुरक्षा अधिकारियों से बातचीत की। भारतीय टीम मैनेजमेंट ने मैच रेफरी के पास जाकर इस घटना की आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई। भारतीय टीम ने मैच के दोनों अंपायर और मैच रेफरी से भी इस मुद्दे पर बात की। सिडनी में महज 10,000 दर्शक ही मैच देख रहे हैं, इसके बावजूद ऐसी हरकतें हो रही। उनपे कांस्टेंट अब्यूज किए जा रहे थे। अजिंक्य रहाणे ने ऑन फील्ड अंपायर से भी बात किया। टीम इंडिया का सिक्योरिटी ऑफिशियल्स भी मैच ऑफिशियल्स के साथ बात किया और नाउ इंडियन टीम ऑफिशियली कंप्लेंट मैच रेफरी डेविड बून के पास सबमिट कर दिया है। दे आर एक्सपेक्टिंग एक्शन लिया जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हों या ऑस्ट्रेलियाई दर्शक, मेहमान टीम पर दबाव बनाने के लिए बदनाम है। उनसे हार बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन जिस तरह से मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों को नस्लभेदी टिप्पणियों का सामना करना पड़ा है, उसके बारे में क्या ही बोलें। ये एक बड़ा गलत बात है। ये ऑस्ट्रेलियन जो है, इनको चाहिए था कि ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि देखिए आजकल सिक्योरिटी भी होती है, ऑर्गेनाइज भी काफ़ी अच्छा होता है। पर फिर भी अगर ऐसी बातें होती हैं तो मैं समझता हूँ कि ये जो ऑस्ट्रेलियन बोर्ड है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ आवाजें बुलंद हैं, जब नस्लीय भेदभाव पर आईसीसी भी बेहद सख्त है, जब लॉकडाउन के बाद क्रिकेट दोबारा शुरू होने पर नस्लीय भेदभाव के खिलाफ सभी क्रिकेट बोर्ड्स ने अपना समर्थन दिया था, तब ऑस्ट्रेलिया में भारतीय खिलाड़ियों के साथ जो हुआ वो ऑस्ट्रेलिया की कथनी और करनी का फर्क दिखाता है। सिर्फ नंगे पैर चलने से बदलाव नहीं आता, बदलाव अपने बर्ताव से आता है। अब देखना यह है कि इस घटना पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया क्या एक्शन लेती है। मोरिया मजूमदार के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे इस मामले में सिडनी ग्राउंड का इतिहास ही दागी है। आज जिस सिडनी ग्राउंड पर दर्शकों ने
भारतीय खिलाड़ियों पर अभद्र टिप्पणियां की हैं, उसी सिडनी ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलियाई टीम ने छोटी सी बात पर बखेड़ा खड़ा कर दिया था, जिसे लोग मंकी गेट कांड के नाम से जानते हैं। 2008 के ऑस्ट्रेलियाई दौरे में सिडनी टेस्ट के दौरान हरभजन सिंह और साइमंड्स की मैदान पर कहासुनी हुई थी। इस विवाद के बाद साइमंड्स ने आरोप लगाया था कि हरभजन ने उन्हें बंदर कहा था, जिसे रंगभेदी टिप्पणी माना जाता है। ये मामला इतना बढ़ गया था कि टीम इंडिया दौरे के बहिष्कार के बारे में सोचने लगी थी। सचिन तेंदुलकर ने अपनी आत्मकथा प्लेइंग इट माय वे में इसका जिक्र किया है। उन्होंने किताब में लिखा है कि विवाद इसलिए हुआ क्योंकि साइमंड्स लगातार हरभजन को उकसा रहे थे, जिससे परेशान होकर हरभजन सिंह ने एक ऐसा शब्द कहा जिसे साइमंड्स ने मंकी समझ लिया, जिसके बाद हरभजन पर 3 मैचों का प्रतिबंध लगा, जिसके विरोध में टीम की कप्तानी कर रहे अनिल कुंबले ने वापस देश लौटने का मन बना लिया। हालांकि टीम ने पूरी सीरीज खेली। बाद में रिकी पॉन्टिंग ने इस घटना को अपनी कप्तानी का सबसे खराब पल बताया था। और अब 12 वर्षों के बाद उसी सिडनी ग्राउंड पर एक बार फिर से भारतीय टीम नस्लीय टिप्पणी का शिकार बनी। बस इस बार उसे निशाना बनाया ऑस्ट्रेलिया के दर्शकों ने। इस पूरी घटना पर आज तक के क्रिकेट एक्सपर्ट सुनील गावस्कर की क्या है राय, अब जरा वो सुनिए आप। ये जो रेशियल अब्यूज होता है तो ये तो बहुत बहुत गलत बात है, और यही आशा करता हूँ कि जो मैच रेफरी है और आईसीसी है वो तुरंत एक्शन ले लेगी। एक एडवांटेज है कि जहाँ पे मतलब इतना क्राउड भी नहीं था, तो जहाँ से जिस डायरेक्शन से जिस स्टैंड से ये अब्यूज आ गया है, तो वो कैमरा के साथ वो हम देख सकेंगे, शायद आशा करता हूँ कि देख सकेंगे, और जो लोग हैं जिन्होंने ये जो अब्यूज किया उनको पकड़कर उन पर एक्शन ली जा सके। जब मैदान में उतरेंगे तो ये नहीं सोचेंगे कि यहाँ पे कल कुछ हुआ, या क्योंकि जब उन्होंने ये जो कंप्लेन की है तो उस सेक्शन में और ज़्यादा मैं समझता हूँ और ज़्यादा सिक्योरिटी होगी, तो फिर उनको उसके बारे में तो अभी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ मैच के बारे में सोचना चाहिए। सिडनी ग्राउंड पर हुई इस घटना ने ऑस्ट्रेलिया को एक बार फिर से बदनाम कर दिया है। अब इस बदनामी से ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड कैसे पीछा छुड़ाती है, ये देखना होगा। फिलहाल उसकी ओर से इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना को खत्म करने के लिए वैक्सीन तो आ रही है, मगर इसके पहले दिल्ली में एक और दहशत फैल रही है। ये दहशत है बर्ड फ्लू की। दिल्ली में लगातार हो रही पक्षियों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली सरकार ने मुस्तैदी दिखाते हुए कई फैसले लिए, मगर पोल्ट्री फार्म में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग अंडा और चिकन खाने से बचने लगे हैं। एक तो पहले ही कोरोना की मार झेल रहे थे, अब बर्ड फ्लू की आहट भी सुनाई देने लगी है। राजधानी दिल्ली में कई इलाकों में पक्षियों की मौत ने दहशत को और बढ़ा दिया है। दिल्ली के मयूर विहार के एक पार्क में 17 कौवों की मौत, दिल्ली के द्वारका में डीडीए पार्क में 2 कौवों की मौत, दिल्ली के संजय झील में 10 बतखों की मौत से हड़कंप मच गया। सवाल उठने लगे कि इन पक्षियों की मौत क्यों हो रही है, क्या इसे दिल्ली में बर्ड फ्लू की दस्तक माना जाए? सरकार जवाब तलाश ही रही थी कि एहतियात के तौर पर गाजीपुर मुर्गा मंडी को 10 दिन के लिए बंद कर दिया गया। दिल्ली के अंदर लाइव बर्ड्स के इंपोर्ट पे आज से कंप्लीट बैन लगाया जा रहा है। बाहर से कोई भी लाइव बर्ड्स इंपोर्ट नहीं अलाउ किए जाएंगे। और दूसरा, गाजीपुर पोल्ट्री मार्केट जो है दिल्ली की, उसको 10 दिन के लिए बंद किया जा रहा है। दिल्ली का आकाश बर्ड फ्लू की दहशत से भर गया है। हालांकि अभी दिल्ली में बर्ड फ्लू की पुष्टि तो नहीं हुई, मगर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लगातार मरते हुए पक्षी चिंता बढ़ा रहे हैं। रैपिड रिस्पांस टीम ने मरे हुए पक्षियों के सैंपल लिए हैं। अभी तक जैसा मैंने बताया 104 सैंपल उठाए गए हैं और उनको हमने जालंधर भेजा है टेस्टिंग के लिए। उनके रिजल्ट्स आने के बाद जो भी उचित कदम, ठोस कदम जो भी उठाने की अगर ज़रूरत पड़ेगी वो दिल्ली सरकार उठाएगी। एक 24 घंटे की हेल्पलाइन भी हम लोगों ने जारी की है। दिल्ली में पार्कों की साफ सफाई हो रही है। लोगों को कहा गया है कि कहीं मरे पक्षी दिखे तो पास न जाएं। फौरन प्रशासन को इत्तला करें। हेल्पलाइन नंबर 23890318 जारी कर दिया गया है। जिंदा पक्षियों की आयात पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। दिल्ली के हर जिले में निगरानी के लिए सर्वेलेंस टीम बना दी गई है। पोल्ट्री मार्केट की निगरानी की जा रही है। इस वक्त मैं पूर्वी दिल्ली के संजय झील इलाके में मौजूद हूं और यहाँ ये जो संजय झील है काफी बड़ी झील है। यहाँ पर आप तमाम बत्तख देख पा रहे हैं। अभी जो खबर मिली है उसके मुताबिक तकरीबन
10 बत्तखों की आज मौत हो गई है। इस खबर के बाद सनसनी फैल गई। दिल्ली सरकार की डॉक्टरों की एक टीम यहां पर पहुंची और बाकायदा जो मृत बत्तख थे उनके जो सैंपल है वो कलेक्ट करके जो डॉक्टरों की टीम है वो लेकर गई है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि मयूर विहार इलाके में इसी तरीके से कौवों की मौत की खबर आई थी। उसके अलावा हस्तसाल इलाका है, वहां से भी कौवों की मौत की खबर आई थी। दिल्ली में अभी तक बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन दहशत दिखने लगी है। लोगों ने चिकन खाना बंद कर दिया है या बंद करने की सोच रहे हैं। मुर्गा मंडियों में सन्नाटा पसरा है। चिकन और अंडे की कीमत भी आधी हो गई है। हम इस वक्त देश ही नहीं और देश के एक सबसे बड़े मुर्गा मंडी गाजीपुर मुर्गा मंडी में है, जो कि दिल्ली में स्थित है और यहाँ पर कई सारी सावधानियां भी बरती जा रही हैं। साथ ही साथ उसका क्या कुछ असर पड़ रहा है पैसों पर, कारोबार पर, उसका भी हम सीधा ब्यौरा लेंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, केरल, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि बर्ड फ्लू से अब तक इंसानों में संक्रमण के मामले नहीं आए, लेकिन इससे लापरवाही की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीमार होने से अच्छा है पूरी एहतियात बरती जाए। अरविंद ओझा और पंकज जैन के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। आगे बढ़ते हुए अब एक खौफनाक हादसे की बात करेंगे। महाराष्ट्र के भंडारा में जिले के सरकारी अस्पताल में एक बड़ा हादसा हुआ है। अस्पताल में लगी आग से 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई, जबकि 7 को जिंदा बचाया गया है। इस हादसे के बाद एक बार फिर से बड़ी लापरवाही सामने आ गई है। चश्मदीदों के मुताबिक आग लगने के वक्त अस्पताल के स्टाफ सो रहे थे और उन्हें इस हादसे की जानकारी करीब 30 मिनट के बाद हुई। आप समझ सकते हैं कि ये देरी कितनी भारी पड़ गई। इन माओं की पथराई हुई आंखों से अगर सामना हो जाए तो ताकत के नशे में चूर सारा नशा एक झटके में काफूर हो जाएगा। सत्ता के शिखर पर हो, मंत्री हो, संतरी हो या सिस्टम से खेलने वाले कोई बाबू, नशा जो भी जैसा भी हो, मरने वाले बच्चों की इन माओं का सामना नहीं कर पाएगा। आंसू रुक नहीं रहे हैं। गम को शब्दों में बांधना मुश्किल है। मन में एक ही सवाल कि आखिर उनके हिस्से में ये त्रासदी क्यों आनी थी? क्यों इस खोखले सिस्टम के थपेड़े से उनकी कोख उजड़नी थी? ये जानती हैं कि उनके बच्चे मरे नहीं, बल्कि इस मुल्क के सिस्टम ने उन्हें मार डाला है। जिला अस्पताल के वार्ड में जब आग लगी तो लापरवाह सिस्टम गहरी नींद में सो रहा था। नींद इतनी गहरी थी कि आग का पता तक नहीं चला। नवजात बच्चे अपने बिस्तर में ही एक एक सांस के लिए तड़पते रहे। 1:30 बजे की घटना हुई, लेकिन हमको वहाँ पे 2:15 बजे तक हमको इसका मालूम पड़ा। यहाँ के स्टाफ को यहाँ पे आधे घंटे बाद मालूम पड़ रहा है। तो यहाँ के जो फैमिली मेंबर्स है उनको तो मालूम पड़ा ज नहीं। आधे घंटे के डिस्टेंस की वजह से यहाँ पे बच्चों की मौत हुई, क्योंकि वहाँ पे बचाने वाला कोई अवेलेबल नहीं था। 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई। आग लगने के आधे घंटे तक उन्हें कोई बचाने नहीं आया। रात करीब 1:30 पर आग लगी, लेकिन किसी कर्मचारी को उठते धुएं का पता नहीं चला। ड्यूटी पर तैनात इस कर्मचारी के शब्दों पर गौर करिए और आधी रात को दबे पांव आई मौत के मंजर को समझिए। मेरे को 1:45 बजे कॉल आया कि ऊपर में आग लग गई है एसएनसीयू में। तो जैसे मेरे को कॉल आया मैं वैसे भाग के ऊपर चले गया। तो वहाँ पे जाके देखा है तो पूरा काला काला धुआं जो है वो पूरा जमा हो गया था। अंदर में कुछ नहीं दिख रहा था हमको। तो मेरे साथ में और जो गार्ड थे मैं उनको कॉल किया, उनको बुलाया तुरंत, वो भी आए। हम अंदर गए, हमसे कुछ नहीं हुआ, यानी ज़्यादा कुछ कर नहीं सके हम। अधिकतर नवजात बच्चों की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। हर सांस के साथ बच्चे धुआं निकलते गए। 17 में से 10 बच्चों की मौत हो गई। बच्चों के माँ बाप अब सिस्टम को कोस रहे हैं। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों जो खुद को धरती पर भगवान से कम नहीं समझते, उनकी पोल खुल रही है। लापरवाही है, लोग सोए थे। हाँ, लापरवाही है। यहाँ पे कुछ चल रहा नहीं है। डॉक्टर लोग जब होते होना पे तो वो कौन नहीं मरे है? उनको तो मरने को होना था। लापरवाही है, पूरी लापरवाही है। जब जहाँ भी हादसा हो सिस्टम चौंकता है, नींद से जागता है। मंत्री संतरियों की दौड़ लगती है।
महाराष्ट्र के भंडारा के जिला अस्पताल में भी यही हुआ। जांच पड़ताल का दावा, मुआवजे का मरहम। भंडारा में जो दुर्घटना घटी है जी, बहुत ही दुखद और दिल दहलाने वाली ऐसी घटना है जी। उसकी पूरी जांच की जाएगी जी, और जो भी दोषी है उसकी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य के सभी नवजात शिशु देखभाल वार्ड की ऑडिट रिपोर्ट मांगी है। मकसद बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कब तक हादसों के बाद सरकारें जागती रहेंगी। देश का कोई भी हिस्सा हो, आखिर सरकारी अस्पतालों का एक जैसा हाल क्यों रहता है? इन सवालों के जवाब मिल जाएं तो मुमकिन है कि खरीदे गए हादसों पर कुछ हद तक लगाम लग पाए। भंडारा से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। खबरदार में आज की हर बड़ी खबर हमने आप तक पहुंचाई, लेकिन खुशखबरी ये रही 16 जनवरी से वैक्सीन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाया जाएगा और धीरे धीरे उसके बाद आप लोगों की भी बारी आएगी। लेकिन ध्यान रखें, 2 गज की दूरी, मास्क बेहद जरूरी जब तक कोरोना जड़ से खत्म नहीं हो जाता है। इसी के साथ खबरदार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।